हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास में अगेन हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसमें जो टॉपिक है आज हम स्टडी करेंगे इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो हम कह सकते हैं इनफर्टिलिटी का मतलब है, सपोज करो देयर इज़ ए पेरेंट हु आर, कोई भी पेरेंट ना बोल के अभी हम बोलते हैं कोई कपल है एंड हु इज़ नॉट एबल टू कंसीव even after the intercourse without protection. Regularly he was doing intercourse for 2 and 3 months, but he was not able to conceive. He is not able to conceive any child. तो हम बोल सकते हैं कि it is the inability. अगर जो हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे? It is the inability. It is the inability. It is the inability to conceive even after 2 to 3 months of intercourse regularly without using any birth control device, ठीक है। तो अगर जो ऐसा होता है कि कोई भी कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को नहीं जन्म दे पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन इज नोन एज इनफर्टिलिटी। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी बोलेंगे। एक्चुअली में ये जो इनफर्टिलिटी है, इसको हम बोल सकते हैं 2 टाइप की होती है। इनफर्टिलिटी जो है वो कितने टाइप की होती है? इनफर्टिलिटी, अब ये 2 टाइप कौन से होते हैं? ये होता है एक्चुअली एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है? देखो, प्राइमरी में अगर जो हम जाएं तो यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल ही वो कंसीव कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं नॉट एबल टू कंसीव, बिल्कुल भी यानी नहीं हुआ है। लेकिन सेकेंडरी की अगर जो हम बात करें तो हम इसमें बोलते हैं कि जो कपल है वो पहले कंसीव कर चुका है लेकिन बाद में कंसीव नहीं कर पाता है, ठीक है। कपल हैड कंसीव्ड बिफोर बट नाउ नॉट एबल टू कंसीव। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्या कहलाती है ये? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब यहाँ पर कोई इस इनफर्टिलिटी को कंपेयर करता है, कहता है कि ये सिनोनिमस है स्टेरिलिटी का। क्या है ये? स्टेरिलिटी कंडीशन का। स्टेरिलिटी मतलब नॉट एबल टू प्रोड्यूस एट ऑल, तो उस कंडीशन का क्या है? ये सिनोनिमस है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इनफर्टिलिटी is not synonymous of sterility। स्टेरिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। स्टेरिलिटी में क्या होता है कि वो पर्सन कभी भी कंसीव नहीं कर सकता, यानी कभी, ठीक है, वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी में ऐसा नहीं होता है। इनफर्टिलिटी के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं? कुछ चेंजेस के दौरान कुछ चेंजेस करके, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसमें हम ऐसा करवा सकते हैं कि वो जो कपल है वो कंसीव कर सके। ओके, तो आई होप के बात समझ में आ गई होगी। तो अगर जो हम बात करें कि जो इनफर्टिलिटी है ये किसके अंदर देखी जाती है, तो इधर ध्यान देंगे एक छोटी सी टेबल पर।
इनफर्टिलिटी सबसे पहले मेल में भी देखी जाती है और फीमेल में भी देखी जाती है, यानी कि दोनों में कमियां हो सकती हैं। अब ये जो कमियां हैं वो क्या कमियां होती हैं, तो कोई इनको बोलता है कि बचपन की गलतियां, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्ट टॉपिक, ठीक है, एग्जैक्ट क्या बात होती है कि कोई भी पर्सन जो है वो कंसीव नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें नोट करते रहें साथ के साथ, ठीक है। मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले अगर जो हम मेल के अंदर की बात करें कि मेल के अंदर स्टेरिलिटी किस तरीके से अराइज होती है, सॉरी स्टेरिलिटी नहीं, इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पहला टर्म लिखा हुआ है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लेस काउंट ऑफ स्पर्म, यानी कि जो मेल पार्टनर है वो जब स्पर्म बनाता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस तो कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। जब लो स्पर्म काउंट होगा तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है एक नॉर्मल इजैकुलेशन, एक नॉर्मल इंसेमिनेशन में, अगर जो हम एक नॉर्मल इंसेमिनेशन की बात करें, नॉर्मल इंसेमिनेशन, तो नॉर्मल इंसेमिनेशन में 200 टू 300 मिलियन ऑफ स्पर्म एक बार में इजैकुलेट होते हैं। ये नॉर्मल काउंट है। अब अगर जो इस पर इफेक्ट पड़ जाए, बहुत कम अगर जो हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेस काउंट ऑफ स्पर्म। तो इसकी वजह से क्या आती है? इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। जब बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो रेस लगाते हैं, भैया कौन पहले फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक रेस स्टार्ट होती है स्पर्म्स के बीच में, और जो सबसे पहले नहीं जाता है, सबसे आगे निकलता है, उसी को मौका मिलता है एग को फर्टिलाइज़ करने का। आप सोच सकते हैं इसको, इजैकुलेशन इतने सारे स्पर्म्स का होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, बट फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही स्पर्म करता है, फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही स्पर्म करता है। और वो स्पर्म कौन सा होगा? जो सबसे तेज़ निकला है, सबसे फास्ट निकला है, और जब ज़्यादा थे एकदम भीड़ में वो आगे निकल गया, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जब लो काउंट ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करे कोई भी मेल, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन कहलाती है ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। एक टर्म ध्यान रखेंगे, ये टर्म जो है एक्चुअली में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन कभी कभी सीबीएसई में इसको पूछा गया है, ठीक है। एक टर्म पूछा गया था क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया गया है, इनमें से कोई सा भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी लोग बायोलॉजी लेते हैं उनका जो मेन पर्पस है, वो मेन पर्पस होता है कि उसको मेडिकल लाइन में जाना है, और सबसे ज़्यादा मेडिकल लाइन में एमबीबीएस के लिए जाते हैं। तो एमबीबीएस का एक एग्ज़ाम होता है नीट, अगर जो आप उसको क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको स्टडी करनी होती है, थोड़ा डीपली जा करके, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी पढ़ना होता है, ठीक है, और याद भी करना होता है, ठीक है। तो आप इसको याद करें। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें, दैट इज़ एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मतलब है ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ स्पर्म। इस कंडीशन में क्या होता है? जो भी मेल पार्टनर है, जब भी वह इंसेमिनेट कर रहा है, यानी कि स्पर्म निकलते ही नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है उसके अंदर, जिससे क्या हो रहा है कि स्पर्म निकल ही नहीं है, बन ही नहीं रहे हैं। अब ये क्यों नहीं बनते हैं? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग ना एल्कोहलिज्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग भी, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे, यानी कि रोक देंगे, फिर स्पर्म बनेगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ स्पर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है एस्थेनोज़ूस्पोरिया।
ये एस्थेनोज़ूस्पोरिया क्या होता है एक्चुअली में, देखो जब इंसेमिनेशन होता है तो बहुत सारे स्पर्म क्या करते हैं, मोबिलिटी होती है इनके अंदर, वो मोबाइल होते हैं, यानी बहुत तेज़ी से गति करते हुए उन्हें यूट्रस में एंटर करने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाना है। यूट्रस में एंट्री कर रहे हैं, रेस लग रही है, उनको जाना है। लेकिन अगर जो वही स्पर्म लेस मोटाइल हो जाएं तो वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो जब स्पर्म की जो मोबिलिटी है, ठीक है, वो मोबाइल थे, चल रहे थे, उनकी मोबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। जब उसकी मोबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो वो कंडीशन कहलाती है एस्थेनोज़ूस्पोरिया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मोबिलिटी जो है स्पर्म की डिक्रीजेज, द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीजेज, मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई, बिल्कुल कम हो गई। अब वो नहीं जा पाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, जिससे क्या होगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी, दैट कपल इज नॉट गोइंग टू कंसीव। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें टेराटोज़ूस्पोरिया, ये जो टेराटोज़ूस्पोरिया है, तो अगर जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो मैं एक केमिकल का नाम बताता हूँ, टेराटोजन्स। पहले उसको देख लेते हैं हम, टेराटोजन्स क्या होता है। टेराटोजन्स, ये टेराटोजन्स क्या होते हैं एक्चुअली में, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज़ होने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है। क्या आती है, एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द केमिकल्स, which are released during pregnancy and responsible for diseases, responsible for बोल सकते हैं abnormality, responsible for abnormality in developing fetus और एम्ब्रियो, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम टेराटोजन्स कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, द केमिकल्स विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मेलिटी इन फीटस, इन डेवलपिंग फीटस और एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो के अंदर, जो फीटस के अंदर एबनॉर्मेलिटी लेकर के आ रहे हैं केमिकल्स, वो केमिकल्स कहलाते हैं टेराटोजन्स, ठीक है। लेकिन अब आज इस पर टेराटोज़ूस्पर्मिया क्या होता है। टेराटोज़ूस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो स्पर्म है उनकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। क्या हो चुकी है, बदल चुकी है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, या डिफेक्टिव फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, डिफेक्टिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्पर्म स्ट्रक्चर, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या होती है, चेंज्ड। सो डिफेक्टिव फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। डिफेक्टिव फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ तो अब होगा क्या, डिफेक्टिव फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन अगर जो सही से नहीं हुआ है तो क्या होगा, जाइगोट जो है बनेगा, लेकिन कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी उसके अंदर, जिसकी वजह से वो आगे डेवलप कर ही नहीं पाता है, ठीक है। यही रीज़न है। अगला है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म को एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है, ये कहते हैं जो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं वो हमें पता है स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है उस किसी मेल के अंदर कि जो पहले टेस्टिस जो थे वो कहाँ होते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं। एब्डोमेन के बाद फिर डिसेंड होते हैं स्क्रोटम के अंदर। लेकिन
ये नॉर्मल कंडीशन है, एब्डोमेन में थे और जैसे ही डिलीवरी हुई उससे पहले ही क्या होते हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड हुए। लेकिन इन केस ऑफ क्रिप्टार्किडिज्म जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड होते ही नहीं हैं, वो एब्डोमेन में ही चिपके रह जाते हैं। कहाँ रह जाते हैं? एब्डोमेन में ही चिपके रह जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं देयर इज़ नो डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, देयर इज़ नो डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, जिसकी वजह से क्या होगा, स्क्रोटम में उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल रहा था जिससे वह स्पर्मेटोजेनेसिस कर पा रहा था। अब वो नीचे आए नहीं, अब वो ऊपर ही रह गए, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जगह अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जिसको ये हुआ है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा सही से। तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? क्रिप्टार्किडिज्म होगा, यानी कि उसके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जो क्या कहते हैं इनफर्टिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी लेकर के आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें तो मेल की वजह से इनफर्टिलिटी थी, लेकिन अगर जो हम बात करें फीमेल में कैसे पॉसिबल हो पाती है इनफर्टिलिटी, तो फीमेल के अंदर एक टॉपिक याद रखेंगे आप, एन ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन होता ही नहीं, ओव्यूलेशन ही अफेक्ट हो गया है, ओव्यूलेशन बहुत कम हो रहा है। अब कब हो रहा है पता ही नहीं चलता है कब ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, पता ही, जब ओव्यूलेशन का पता नहीं चलेगा कि किस टाइम पर हो रहा है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन उसका नहीं हो पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा दैट कपल इज़ नॉट गोइंग टू कंसीव एट ऑल। तो आई होप के बात समझ रहे होंगे। और क्या रीज़न होता है, और कभी कभी क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, क्या है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद डिजनरेट होने लगता है, जो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। डिजनरेट जैसे हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन खत्म हो जाता है। लेकिन ये डिजनरेट ही नहीं होता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा, जिससे क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा तो जो एंडोमेट्रियल वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है, उसकी थिकनेस बरकरार रहेगी, बढ़ती रहेगी, और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन अगेन नहीं हो पाएगा। या हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग के लिए एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाएगा कि वो इम्प्लांटेशन करे। ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इम्प्लांटेशन में अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कभी कभी कि फ़ीमेल जो है वो गैमेट तो प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि ओवा तो प्रोड्यूस कर रही है नॉर्मल, लेकिन उसका यूट्रस में वो कंडीशन नहीं मिल पाती है, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है डेवलपिंग बेबी को, ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसलिए इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जो जाइगोट है वो यूट्रस में डेवलप ही नहीं करता, इम्प्लांटेशन होता ही नहीं है। ऐसे केस में अभी हम क्या करेंगे, तो हमने कहा इनफर्टिलिटी, इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इसमें इम्प्रूवमेंट हम कैसे करें, तो कुछ तो तरीके होंगे इम्प्रूव करने के। तो ध्यान देना, जो इनफर्टाइल कपल होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर जो वो चाहे कंसीव करना, तो एक मेथड है जिस मेथड से वो कंसीव कर सकते हैं, और वो मेथड है आर्ट। क्या है वो मेथड? आर्ट। आर्ट, ठीक है। आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है एक्चुअली में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है, अब हमारा टॉपिक चलेगा आर्ट के ऊपर, तो अब हम आर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसको सभी लोग नोट ज़रूर करें साथ के साथ, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं आर्ट के बारे में कि आर्ट क्या होता है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जितना पॉसिबल हो सके, और अपने डाउट्स को कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या डाउट है। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है आर्ट।
अब ये आर्ट होता क्या है एक्चुअली में, देखते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये हम बोल सकते हैं ये जो है इसका ये फेमस हुई है 2 डिकेड्स बिफोर, यानी कि 20 सालों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है इस टेक्नोलॉजी का। इसमें करते क्या है, जो मेन पर्पस है वो इसका IVF, मेन पर्पस क्या है इसका IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है इसका मेन पर्पस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और हम बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बोल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो एक्चुअली में टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी को डेवलप करने की जो टेक्निक है उसी को क्या बोला गया है, IVF बोला गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला गया है। एक्चुअली में ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर जो कोई इनफर्टाइल कपल है तो उसमें इस टेक्निक का यूज़ करके अगर जो उसमें यूज़ करें तो वो कंसीव कर सकता है, यानी कि वो यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जान लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम बात करते हैं सेकंड की, जिसका नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। और ये क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जिफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। फोर्थ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके अलावा अगर जो हम बात करें तो हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि AI, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डोनर एग, और एम्ब्रियो, और 7th हमें डिस्कस करना है सैरोगेसी। तो ये क्या होता है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो जो भी कोई इनफर्टाइल कपल है वो इनमें से किसी एक टेक्निक का यूज़ करके कंसीव कर सकता है और वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 यहाँ पर स्टार्ट होंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सपोज़ कीजिए कि कोई एक कपल है और उस कपल में क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एग और स्पर्म जो है वो दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। जब मिल नहीं पा रहे यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाता है, देखते हैं ज़रा। हम बोलते हैं हस्बैंड हो गया, अभी हम फ़िलहाल IVF की बात कर रहे हैं, हस्बैंड या डोनर मेल, ठीक है, वाइफ या फिर डोनर फीमेल। यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको इंसेमिनेट करवाएंगे और यहाँ से क्या लेंगे, स्पर्म को लिया जाएगा, यहाँ से एग को निकालेंगे हम, ठीक है, और ये जो स्पर्म है और ये जो एग है इनको निकाला गया और एक टेस्ट ट्यूब में
डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं इनको? ट्रांसफ़र कर देते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म को, ठीक है। और इनका क्या करवा दिया? फर्टिलाइजेशन करवा दिया। क्या करवा दिया? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन करवाया तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट को हम क्या करते हैं? इस जाइगोट को जैसे ये 8 to 16 सेल्ड होता है, 8 to 16 सेल्ड, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे इसको? जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो लिखा हुआ है जाइगोट, इस कंडीशन पे ध्यान देंगे ज़रा, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जैसे ही जाइगोट बन गया है और वो 8 से 16 सेल का हो गया है, तो इस कंडीशन में अब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर? फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। ये टेक्निक हमने क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने बाहर इसको फर्टिलाइज़ करवा दिया और फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलता है? IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ है, इसलिए इसको डेवलपिंग बेबी को क्या बोलेंगे? हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कभी कभी ये आती है कि सपोज़ करो ये 16 सेल से ज़्यादा हो गया, 16 सेल से ज़्यादा हो गया, यानी कि 32 सेल हो गया, तो क्या करेंगे हम? तो हम करते हैं इंट्रा यूटरिन ट्रांसफ़र। क्या करते हैं? इंट्रा यूटरिन ट्रांसफ़र। अगर जो 16 सेल से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र ना करके कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं? यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया वो कैसे किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपली ओवा को लिया, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर डालने की बजाय हम एक स्पर्म को इंजेक्ट करवा देते हैं। करवाते हैं एक स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू क्या करवाएंगे? यहाँ पर इंजेक्ट करवाते हैं स्पर्म को और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र। अगर जो ये बाहर करवाया गया है तो फिर जिफ्ट और गिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके चांसेस जो होते हैं वो फीमेल के यूट्रस में ही हम उसको करवा देते हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही करवा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि जैसे ही ओवा रिलीज़ हुआ, अब स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, कमी कुछ भी हो सकती है, क्या पता स्पर्म काउंट कम हो, मोटिलिटी ना हो, इसकी वजह से। तो हमने क्या किया? स्पर्म को एक इंजेक्शन के थ्रू ओवा में इंजेक्ट करवा दिया और फर्टिलाइजेशन हो गया। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं गिफ्ट की। किसकी? गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये क्या होता है? तो अगर जो हम देखें, ये जो इंजेक्शन था, हमने इंजेक्शन लगाया, तो स्पर्म का इंजेक्शन लगा था। यहाँ पर किस में लगा था? एग के अंदर लगा था। और ये एग कहाँ था? ये फैलोपियन ट्यूब में था। तो फैलोपियन ट्यूब में हमने क्या किया? एक गैमेट को ट्रांसफ़र किया था जिसका नाम था स्पर्म, और इस गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है? AI। तो इसके लिए तो भाई मेरे को एक मूवी याद आती है, इसका नाम है विकी डोनर। विकी डोनर एक्चुअली में वो करता क्या है? एक पर्सन होता है जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, यानी कि इंसेमिनेट तो हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, यानी कि उसके जो स्पर्म है वो हेल्थी नहीं थे। तो जो विकी डोनर होता है वो करता है, विकी डोनर अपने स्पर्म को डोनेट करता है एक बॉटल में लेकर के और उसको दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो हेल्थी डोनर होता है उससे स्पर्म को लिया जाता है और फिर क्या करवाया जाता है? फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। यानी कि हेल्थी स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है किसी हेल्थी पर्सन से और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में या फिर आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन के थ्रू इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बॉटल लिया, उसको वेजाइनल ऑरिफाइस पे डाला, ठीक है, फिर वो अंदर रक्के के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अगला है डोनर एग और एम्ब्रियो और सरोगेसी। इसको हम एक ही साथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में कभी कभी फ़ीमेल क्या होती हैं, फ़ीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस कर सकती हैं, एग प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन उस एग का फर्टिलाइजेशन अगर जो हो जाए तो इम्प्लांटेशन नहीं कर पाते, यानी कि यूट्रस में वो कंडीशन नहीं होती है जिससे कि इम्प्लांट हो सके, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, यानी कि एग तो डेवलप हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। एग डेवलप होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ फीमेल्स में क्या होता है, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं एग तो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, लेकिन यूट्रस कैसा है, नॉट सपोर्टिव। नॉट सपोर्टिव कहने का मतलब इम्प्लांटेशन नहीं होगा। लेकिन कुछ फीमेल्स कैसी होती हैं, कुछ फीमेल्स कुछ ऐसी होती हैं कि नो एग प्रोड्यूस, यानी कि वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, नो एग प्रोड्यूस, बट वो क्या कर सकती हैं, उनका जो यूट्रस है वो सपोर्टिव होता है। यूट्रस कैसा होता है, सपोर्टिव, यानी कि वो क्या कर सकता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, एक्चुअली में जो फीमेल एग प्रोड्यूस कर सकती है वहाँ से हम एग को निकाल लेते हैं, एग को बाहर हमने निकाल लिया, ठीक है, और उसका क्या करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। एग को हमने निकाला और क्या करवा दिया, स्पर्म के साथ मिला के उसका फर्टिलाइजेशन करवा दिया, और क्या बन गया, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट बन गया, या थोड़ा और डेवलप हुआ और एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया, एम्ब्रियो। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि इनका यूट्रस जो है वो सपोर्टिव नहीं है, तो अब ये जो जाइगोट या एम्ब्रियो है वो इस फीमेल के अंदर ना डाल के, देखो इससे लिया था हमने, तो इसमें ना डाल के हम किस में डालेंगे, दूसरी फीमेल के अंदर डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी लेकिन यूट्रस इसका सपोर्टिव था, तो हमें यूट्रस सपोर्टिव चाहिए क्योंकि जाइगोट और एम्ब्रियो अब डेवलप करेगा। तो हमने क्या किया, इसको अनदर मदर में ट्रांसफ़र कर दिया, अनदर मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसका यूट्रस सपोर्टिव है, और यहाँ पे क्या कर जाएंगे, डेवलप करने लगेंगे। तो अब ये जो मदर है कहलाएगी सैरोगेट मदर। क्या कहलाएगी, सैरोगेट मदर, यानी कंडीशन कहलाती है सैरोगेसी। क्यों कहलाती है सैरोगेसी, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हुआ था एग का वो इसका नहीं था, वो किसी और का था, लेकिन डेवलपमेंट इसके अंदर हो रहा है, तो ये कहलाएगी सैरोगेसी, सैरोगेट मदर कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर डोनर एग आ रहा है, यानी कि इसने डोनेट किया, कहा भाई तू ही रख लियो या डेवलप करके मुझे दे देना, कुछ ऐसी कंडीशन। एम्ब्रियो, आप देख सकते हैं एम्ब्रियो क्या हो रहा है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी हैं ये क्या करती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कंसीव करने में। हमें बोले तो ऐसे लोग जो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है, जो लोग क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आर्ट का यूज़ करके, आर्ट का इस्तेमाल करके अपने आप के जो यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस कर पाते हैं। आई होप कि सारी बातें क्लियर होगी। इनकेस फिर भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।